तो हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.1। ठीक है, क्लास 9th मैथ। वैसे ये वीडियो मैं बना चुका हूँ इसका, लेकिन आज मैं ये इसका दूसरा वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरा भाई एक सब्सक्राइबर था और उसने बोला कि सर आप इसका एक डिटेल वीडियो बनाइए। डिटेल का मतलब हुआ ना कि इसका तो मैंने बना दिया था वीडियो, इसमें जो जैसे संख्याएं जितनी भी है उन संख्याओं को भी पढ़ा दीजिए, फिर इसका वीडियो बनाइए। तो मैंने बोला भाई चलो तब ठीक है, बना देते हैं यार, जब उसने बोला है तो भाई बनाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो सपोर्ट कीजिएगा थोड़ा सा। देखिए, आज हम लोग इसमें इसका इंट्रोडक्शन प्लस प्रश्नावली 1.1 दोनों पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ना हम जान लेते हैं कि प्रश्नावली 1.1 में भाई हमको एक्चुअली में पढ़ना क्या है। देखिए, जो चैप्टर का हमारा नाम है, चैप्टर का नाम हमारा क्या है भाई, देख लेते हैं पहले। देखिए, चैप्टर का नाम हमारा है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति का मतलब संख्याओं के बारे में सबसे पहले हमको जानना होगा। संख्या पद्धति में चैप्टर का नाम ही है हमारा संख्या पद्धति, तो हमको संख्याओं के बारे में एकदम डिटेल जानकारी पढ़नी होगी। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, संख्याओं के बारे में जान लेते हैं, फिर हम लोग इस प्रश्नावली को पूरा बढ़िया से एकदम हल करेंगे। ठीक है, वैसे सब आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपको एक चीज़ आना चाहिए, वो है संख्याओं के बारे में। अगर आपको संख्याओं के बारे में आता है तो ये प्रश्नावली आपके लिए बहुत ही आसान है। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत आपको नहीं होगी। तो चलो जान लेते हैं पहले संख्याओं के बारे में। ठीक है, देखो भाई, हम लोगों को सबसे पहले पढ़ना है संख्याओं के बारे में ना। संख्याएं, नंबर सिस्टम हम लोगों को पढ़ना है। चैप्टर हमारा है नंबर सिस्टम। ठीक है, ये एकदम आपका पहला वीडियो है, अच्छे से पढ़िए, एकदम डिटेल में पढ़िए। नंबर सिस्टम का मतलब होता है संख्या पद्धति। ठीक है, नंबर सिस्टम का मतलब आपका क्या हुआ, संख्या पद्धति। तो हमको संख्या पद्धति के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि संख्या क्या होती है। संख्या, संख्या किसे कहते हैं? तो संख्याएं ना वे गणती मान होती है जिनका उपयोग हम किसी वस्तु को गिनने, नापने या तौलने के लिए करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे संख्याएं। संख्या का ये परिभाषा है, कोई पूछेगा संख्या किसे कहते हैं तो आप ऐसे बता सकते हो, संख्याएं वे गणितीय मान होती हैं जिनका उपयोग हम किसी वस्तु, किसी किसी वस्तु को गिनने गिनने किसी वस्तु को गिनने, मापने के लिए उपयोग करते हैं, बस। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछेगा संख्या किसे कहते हैं, तो संख्याएं वे गणती मान होती है जिनका उपयोग हम किसी वस्तु को गिनने, तौलने या मापने के लिए उपयोग में करते हैं। ठीक है, तो वो होती हैं हमारी संख्याएं। अब देखिए, संख्याएं ना कई प्रकार की होती है। संख्याएं जो होती है ना कई प्रकार की। सबसे पहली जो संख्या होती है ना, वो हमको पढ़ना होता है सम संख्या। क्या पढ़ना होता है? सम संख्या। दूसरा पढ़ना होता है विषम संख्या। क्या पढ़ना होता है? विषम संख्या। तीसरा पढ़ना होता है क्या हमारी, तीसरा हमको पढ़ना होता है विषम संख्या हो गया। उसके बाद हमको प्राकृतिक संख्या न, प्राकृतिक संख्या। ठीक है,
उसके बाद हमको पढ़ना होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। उसके बाद हमको पढ़ना होता है क्या भाई? पूर्णांक संख्या, है ना? पूर्णांक संख्या। ठीक है। उसके बाद और क्या पढ़ना होता है? पूर्णांक संख्या होगा। उसके बाद अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। उसके बाद क्या पढ़ना होता है? भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या। उसके बाद क्या पढ़ना होता है? परिमेय संख्या। ये इम्पोर्टेंट है। सभी संख्याएं, ठीक है, इसको पढ़ना पड़ेगा बढ़िया से आपको। परिमेय संख्या। उसके बाद अपरिमेय संख्या। उसके बाद वास्तविक संख्या। इतनी संख्याओं के बारे में आपको जानना जरूरी है इसके इंट्रोडक्शन में, ठीक है? ठीक है, क्योंकि भाई आप 9 में आ गए हो तो इतना तो आपको आना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, आपको एक एक संख्याओं को बढ़िया से आपको बता देता हूं। ठीक है, तो आपका एकदम बढ़िया से कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कौन सी संख्या, आप बताइए। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सम संख्या। या ना जी? आप कहोगे हाँ सर, थोड़ा मेरा लाल पेन लाया इससे लिखे, हाँ थोड़ा इससे लिखते हैं ना। सम संख्या। सम संख्या हो गया ना? ठीक है, अब इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो सम संख्या क्या होती है? वह संख्या जो दो से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो लिखेंगे वह संख्या जो दो से विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाती है ना? क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। ठीक है, अगर दो से विभाजित होगा तो इसे क्या कहेंगे? सम संख्या। अगर आपसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल पूछा, तो एग्जाम्पल में आपका बताएंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, डॉट 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 अब जाता रहेगा। ठीक है, बात करेगा भाई कि सबसे छोटी सम संख्या हमारी क्या होती है। तो सबसे छोटी सम संख्या हमारी होती है 2। ठीक है, तो आप पूछोगे सर सबसे बड़ी क्या होगी? तब सबसे बड़ी भाई नहीं पूछता है, क्योंकि आपसे चाहे जितनी बड़ी पूछे उससे एक बड़ी होगी संख्या। ठीक है ना? तो सबसे बड़ी नहीं पूछेगा, सबसे छोटी आपसे पूछेगा। तो आपने समझा कि सम संख्या क्या होती है, उसके एग्जाम्पल और सबसे छोटी सम संख्या। अब चलते हैं दूसरे पर। दूसरा हमारा है विषम संख्या। दूसरा विषम संख्या ना? तो देखते हैं विषम संख्या क्या होती है। तो वह संख्या जो दो से विभाजित न हो। विषम संख्या कहलाती है। ठीक है,
अब ये विषम संख्या, अगर इसका कोई मान लीजिए आपसे एग्जाम्पल पूछ लिया तो क्या बताएंगे? एक जो दो से विभाजित न होगी वो सभी हमारी क्या कहलाएंगी? विषम। जैसे एक हो गया, तीन हो गया, पाँच, सात, नौ, 11, 13, 15 और ऐसे जाता रहेगा। ठीक है। अगर बात करेगा भाई कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है, तो आप बता देना भाई। सबसे छोटी विषम संख्या एक आपकी। ठीक है, सबसे छोटी विषम संख्या एक। ठीक। अब उसके बाद तीसरा पढ़ते हैं, प्राकृतिक संख्या। तीसरा हमारा क्या है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? वे संख्या जो गिनने के काम आती है ना, या जिन संख्याओं को हम गिन सकें। वे संख्याएं जो गिनने के काम आती हैं, तो क्या लिखेंगे? वे संख्याएं जो गिनने के काम आती हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाती है ना। अभी ये जो संख्या होती है ना, स्टार्ट होती है भाई एक से आपका। इसका एग्जांपल अगर कोई पूछेगा तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10 डॉट 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 ऐसे जाता रहेगा। ठीक है ना। तो ये हमने समझा कि जो प्राकृतिक संख्या होती है, वे संख्या जो गिनने के काम आती है, उनको हम लोग क्या कहते हैं भाई? उनको कहते हैं प्राकृतिक संख्या। अगर मान लीजिए आपसे पूछ दिया भाई सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो क्या बताओगे? एक बता देना ना, दो मत बता देना भुलाकर। हाँ, नहीं तो बहुत मार मारेंगे आके गधे। ठीक है ना। हाँ भाई। अगला चौथा क्या है भाई? पूर्ण संख्या। तो इधर लिखते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? देखो ये हमारी पूरा ना प्राकृतिक संख्या है ना, तो इसी के आगे खाली जीरो जोड़ेंगे ना तो पूर्ण संख्या बन जाएगा। तो हम लिखेंगे प्राकृतिक संख्याओं के समूह में ना, प्राकृतिक ना संख्याओं, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो सम्मिलित करने से वह पूर्ण संख्या बन जाता है। वह क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या। ठीक है ना। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो सम्मिलित करने से वह क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या हमारा। ठीक है। तो अब इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? जीरो से स्टार्ट होगा। जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, डॉट 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 लगा दो भाई। अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि भाई सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, तो आप क्या बताओगे भाई? जीरो। ठीक है ना। नोट्स बनाते चलिए एकदम अच्छे से, कोनो दिक्कत आपको नहीं होगा। तो इतनी संख्याएं जो थी, हमने सारी संख्याओं को पढ़ लिया। अब चलते हैं इसके आगे, देखते हैं इसके आगे कौन सी संख्याएं जो हमको पढ़नी है। इसके आगे हमको संख्या पढ़नी है। अगला हमारा ये कौन था? पांचवा था ना। पांचवा पढ़ना है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है?
धनात्मक और ऋणात्मक जो संख्या होती है आपकी, पूर्णांक संख्या क्या होती है अगर कोई पूछे तो क्या बताओगे आप? तो जो आपकी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं होती है उससे हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो लिखोगे धनात्मक और ऋणात्मक वाली न वाली संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है। अगर मान लीजिए आपसे एग्जाम्पल पूछ लिया भाई एग्जाम्पल बता दीजिए, तो एग्जाम्पल में आप बता दीजिएगा जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। मतलब जिसमें प्लस वाली संख्या भी आ जाए माइनस वाली, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे पूर्णांक संख्या। ठीक है, समझ गए? अब आगे कौन हमारी संख्या है? छठवां कौन है? अभाज्य संख्या। छठवां है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है अगर कोई पूछा तो हम क्या बताएंगे भाई? तो वे संख्याएं जो एक से कटे और स्वयं से, तो लिखेंगे वे संख्याएं जो एक से विभाजित हो, जो वे संख्याएं जो एक से और लिखो, और एक से और स्वयं से विभाजित हो। स्वयं से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है। तो अगर कोई इसका एग्जाम्पल पूछेगा तो जो अभाज्य संख्या होती है ना वो 2 से स्टार्ट होती है, जैसे 2। अब देखिए 2 किसी किसी कटेगा, एक से कटेगा और स्वयं से। और 2 के बाद 3, 3 भी एक का से कटेगा और 3 से। उसके बाद 5, 5 भी एक से कटेगा और फिर 5 से कटेगा। उसके बाद 7, 9 को मत लीजिएगा काहे कि 9 एक से कटेगा, तीनों से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, तो ये भाज्य संख्या नहीं होगा ना। तो 11, 13, 17, 19 और जाता रहेगा। अगर सबसे छोटी आपसे पूछ लिया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है तो आप बता दीजिएगा 2 होती है ना। बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी क्या होती है? 2। ठीक है। अब उसके बाद पढ़ना है भाज्य संख्या। सातवां है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या। ठीक है। तो वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाए, तो लिखोगे वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाए, भाज्य संख्या कहलाती हैं ना। हो जाए भाज्य संख्या कहलाती हैं। मतलब वे संख्याएं जो एक से कटें और स्वयं के
मतलब जो एक और स्वयं के अलावा और भी संख्याओं से कटे उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। अगर मान लीजिए आपसे एग्जाम्पल पूछ लिया कि भाई एग्जाम्पल बताइए आप एग्जाम्पल, तो जो भाज्य संख्या होती है ना वो 4 से स्टार्ट होती है, 4 याद कर लीजिएगा। 4 के बाद फिर 6, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर आपका 12, फिर 14, फिर 15। कैसे ये भाज्य है, क्योंकि देखो ये वाली जो हमारी संख्या है, ये वाली ये एक से कटेगा, स्वयं से कटेगा और दो से भी कट जाएगा, मतलब एक और स्वयं के अलावा और भी संख्या तो कट गया, मतलब ये भाज्य है। वैसे आपका सेम ये 6 भी है, एक से कटेगा, 6 से कटेगा, 3 से कट जाएगा, मतलब एक और स्वयं के अलावा और भी संख्याओं से कट रहा है ना। तो जब एक और स्वयं के अलावा और संख्याओं से भी कट जाएगा तो वो सभी संख्या आपकी भाज्य हो जाएंगी। ठीक है, इतना आपने समझ लिया। अब आगे चलते हैं, इसको हटा लेते हैं थोड़ा सा भाई। अब देखते हैं कौन सा हमारा है। हाँ, परिमेय। देखिए अब इम्पोर्टेंट है ना, ये जो तीन आएंगे ना आपके, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 7वां हमारा है कि 8वां है, 8वां, शायद मेरे ख्याल से 8वां है ना, हाँ 8वां। 8वां आपका है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वे संख्याएं जिसे हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं ना। तो लिखेंगे जिसे हम p बटे क्यू, p बटे क्यू का मतलब बटे में अगर कोनो संख्या लिखोगे तो उसे हम कहते हैं p बटे क्यू। जिसे हम p बटे क्यू के रूप में, क्यू के रूप में रूप में लिख सके, लेकिन लेकिन q इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब भाई नीचे वाला वैल्यू बराबर ना हो, मतलब बटे में लिखे तो नीचे वहाँ जीरो ना आना चाहिए, इसका मतलब ही है। क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो हो, उससे हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो जिसे हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन नीचे का वैल्यू बरा जीरो नहीं होना चाहिए, उसे परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में तो कोई भी संख्या आप बटे में लिखोगे तो वो क्या होगी, आपकी परिमेय संख्या होगी ना। लेकिन एक बात का आपको ख्याल रखना होगा कि नीचे जीरो ना आए। ठीक है ना। तो ये जितनी भी संख्या आपने बटे में लिखी ये सभी क्या है, आपकी परिमेय संख्या है। लेकिन अगर आप मान लीजिए आपने लिखा जीरो, एक, दो, तीन, अरे तीन लिखो जी, चार, पाँच, छ, सात, आठ, डॉट डॉट डॉट, ये भी आपकी क्या है, परिमेय संख्या। आप पूछोगे कैसे सर ये परिमेय संख्या, क्योंकि इसके नीचे एक मान सकते हो, तो ये भी बटे में आपका हो जाएगा, p बटे क्यों के फॉर्म का। ठीक है, तो आपने समझ लिया ना। अब देखो रूट में भी परिमेय संख्या आता है। रूट में कैसे आएगा, जैसे रूट में आ जाएगा 4। आपको पता है कि रूट में जो 4 का वैल्यू होता है वो होता है 2। अब हमने पढ़ा है कि 2 परिमेय संख्या है। तो अगर रूट में आएगा तो कैसे पहचानोगे, तो ध्यान देना, जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वो सब परिमेय संख्या, जिसका नहीं निकल पाएगा वो सब अपरिमेय। जैसे रूट 4 का निकल जाएगा 2 होगा, वैसे ही रूट का 9 9 होगा तो उसका वर्गमूल 3 होगा, तो ये भी परिमेय संख्या। वैसे ही रूट 16 होगा, इसका वर्गमूल 4 होगा, ये वो परिमेय संख्या। वैसे ही रूट 25 होगा, इसका वर्गमूल 5 होगा, ये परिमेय संख्या। तो जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वो सभी परिमेय संख्या होंगी आपके। ठीक है, तो आपने परिमेय संख्या समझ लिया। आप समझते हैं अपरिमेय संख्या। 9वां, अपरिमेय संख्या क्या होती है, तो
वे संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो जिसे हम, तो आप लिखोगे जिसे हम p बाई क्यू, p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो जिसे हम p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते उसे क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। और जो अपरिमेय होता है ना, हमेशा रूट में आएगा और जिसका वर्गमूल भी नहीं निकलेगा, जैसे √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10, √11, √12, ऐसे चलता जाएगा। तो जिसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा वो सभी आपके क्या होंगे, अपरिमेय संख्या। मतलब ये सभी जितनी भी संख्या हमने आपको बताया है ना, ये सभी संख्या आपकी क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, समझ गए अच्छे से ना। अब देखो एक लास्ट हमारा संख्या है वास्तविक संख्या ना, क्या है, एक लास्ट हमारा है वास्तविक। वास्तविक संख्या क्या होती है, तो मैं इसको शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। वास्तविक संख्या कैसे बनती है, देखिए, तो जब भी कोई पूछेगा कि भैया वास्तविक संख्या क्या होती है, तो आप क्या बताओगे कि भाई जो वास्तविक संख्या होती है ना, वास्तविक संख्या ना, वो कैसे हमको मिलता है, तो मिलता है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। तो जो परिमेय संख्या होती है ना और अपरिमेय संख्या, उन दोनों को जब हम सम्मिलित रूप से मिलाते हैं ना, तो हमको मिलता है आपका वास्तविक संख्या। ठीक है, तो कोई पूछेगा भैया वास्तविक संख्या क्या होती है, तो आप बताओगे परिमेय, और अपरिमेय को सम्मिलित रूप से हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो भाई देखो ये इस चैप्टर का बेसिक था। इतनी चीजें आपको अगर कक्षा 9 में पढ़ते हो तो जरूर से आनी चाहिए। ठीक है, अगर नहीं आती है तो भाई सोच लो कि आप क्या हो, अब जान जाओ, इसके आगे मैं आपसे नहीं बोलूंगा। अब हम लोग चलते हैं अपने प्रश्नावली पे, एकदम अच्छे से प्रश्नावली को भी हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, अब मैंने आपको सभी संख्याएं पढ़ा दी हैं, अब मैंने आपको परिमेय और अपरिमेय सभी संख्या पढ़ाई। अब देखो इसको, बोला है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0। तो मेरे भाई मुझे एक बात बताओ, मैं तो अब भैया आपको परिमेय संख्या ये पढ़ाया था, यह है परिमेय संख्या, और मैंने इसमें बताया था कि जो जीरो होता है ना, वो आपका क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, क्योंकि इसके नीचे हम एक मान लेंगे तो ये p बटे क्यू का रूप का हो जाएगा कि नहीं। तो देखो काम में आया ना, इसीलिए मैंने बोला था कि ये सब संख्या पढ़ लो। ठीक है, तो आप समझ गए ना कि जीरो जो होती है हमारी वो परिमेय संख्या होती है, इसे हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो आपसे पहला क्वेश्चन में यह पूछा ही है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो हम लिखेंगे हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या इसे आप p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो हम लोग लिखेंगे हाँ हम इसे p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो बस लिख दो भाई, इसको हटाओ, और करना क्या है, तो यहाँ पर लिखोगे पहला क्वेश्चन, तो लिखोगे 0 एक परिमेय संख्या है जिसे हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है,
तो जीरो क्या है हमारी, एक परिमेय संख्या है, इसे हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन इसका। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि बोला है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब हमको 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ, और बहुत ही आसान है ये। देखो पहले मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूँ ना, फिर बताता हूँ आपको। तो हमको बताना क्या है कि 3 और 4 के बीच में, मैं क्वेश्चन लिख लूँ, 3 और 4 के बीच, 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, ये हमको ज्ञात करनी है भाई। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे, अब ध्यान से देखना। देखो हमको पहले बात तो 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, और वो 3 और 4 के बीच में है। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसका तरीका क्या है, देखिए इसका तरीका ये है कि जितना भी परिमेय संख्या आपको निकालना होगा, जैसे हमको 6 परिमेय संख्या निकालना है, तो इसमें एक बढ़ाएंगे। तो 6 में भैया एक बढ़ा दो, कितना आ गया, 7। अब करना कुछ नहीं है, इसी 7 का ना इसमें ऊपर नीचे गुणा, और इसके भी ऊपर नीचे गुणा कर देना है, बस आंसर आ जाएगा। तो इस 3 में हम किसका गुणा करेंगे भाई, 7 का। क्यों 7 का करेंगे, क्योंकि 6 बोला है तो 6 में एक हमेशा ज़्यादा होता है। 6 में हम एक हमेशा बढ़ा के गुणा करेंगे कि, ठीक है। तो 6 में जब एक बढ़ाएंगे तो 7 ऊपर भी हो जाएगा और 7 नीचे भी हो जाएगा। और वैसे ही सेम 4 में भी 7 का ऊपर गुणा और 7 का नीचे गुणा, ठीक है। अब कर लो इसे, 7 का गुणा 3 में 21 बटा के 7 हो गया। फिर 7 चौक 28 और बटा के 7। अब इसके बीच में जो संख्या आप लिख दो, जैसे 21 के बाद आपका कितना आता है, 22, तो 22/7। फिर उसके बाद 23, 23/7। उसके बाद 24, 24/7। उसके बाद 25/7। उसके बाद 26/7। उसके बाद 27/7। अब 28 किया गया, मतलब इसके बीच में हमारी ये जो 6 परिमेय संख्या है, यही हमको निकालना था। तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा 22/7 ना, 23/7 और 24/7 और 25/7, 26/7, 27/7, यह है आंसर। ठीक है। मैं देखो गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि ऐसे ना यूट्यूब पर खोज लीजिएगा, अगर कोई पढ़ाया होगा तो फिर मुझे आके बताइएगा। ऐसे भाई कोई नहीं पढ़ाया एकदम संख्याओं को समझा कर बढ़िया सा। सब लोगों ने सिर्फ आपको पूरा खाली वो ही पढ़ाया, आपका सिलेबस। ठीक है। तो आपको क्या करना, अच्छे से पूरा पढ़ना है, लेट पढ़ो बढ़िया पढ़ो, एकदम मन से पढ़ो। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन कॉल करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं क्या बोला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे बोला है कि भाई 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या। तो इसको हटा लेते हैं, तो लिखते हैं 3/5 और 4/5 के बीच में ना। तो लिखेंगे 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या, ये हमको करनी है। ठीक है। चलो इसको करते हैं, कैसे करेंगे देखिए। अब 5 परिमेय संख्या निकालना है ना, तो 5 में एक बढ़ाएंगे 6, तो 6 का ऊपर नीचे गुणा करना है। तो 3/5 में 6 का गुणा कर दो ऊपर नीचे, और 4/5 में भी 6 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ से 6 कितना होगा, 18, अच्छा पंजे 30। यहाँ भी होगा 6 × 24, अच्छा पंजे 30। अब इसके बीच में जो संख्या था लिख दो, 18 के बाद 19/30, उसके बाद 20/30, फिर 21/30, फिर 22/30, फिर 23/30। बस यही, इसके बीच में हमको 5 परिमेय संख्या निकालनी थी। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा 19/30, 20/30,
21/30, 22/30, 23/30। ठीक है, तो ये हमारे आंसर हो गए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोला है। अगला क्वेश्चन बोला है कि भाई नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। मतलब ये जो कथन है वो सत्य है कि असत्य, हमको बताना है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोला है कि प्रत्येक जो प्राकृतिक संख्या होती है एक पूर्ण संख्या होती है। ये हमको बताना है कि जितनी भी प्राकृतिक संख्या होती है ना, उनको हम लोग उनको मतलब वो पूर्ण संख्या भी होती है, ये हमको बताना है। तो चलो बता लेते हैं भाई। तो इसको हटाते हैं और थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ ना। देखिए इसको हम लोग कैसे बताएंगे ना, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको। ये क्वेश्चन नंबर 3 है और तीसरा का ये पहला क्वेश्चन। पहला में हमको क्या बोला है, दो संख्या बोला है। पहले तो प्राकृतिक संख्या, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि प्राकृतिक संख्या। अच्छा मैंने आपको पढ़ाया था ना भाई प्राकृतिक संख्या, बताओ क्या होती है, बताओ तुम लोग। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, कहाँ से स्टार्ट होता है प्राकृतिक संख्या, एक से ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 और जाता रहेगा। ये सभी हमारी प्राकृतिक संख्या है। उसके बाद क्या बोला था, पूर्ण संख्या ना। हाँ पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये भी जाता रहेगा। अब देखो इसको हमको कैसे पता करना है कि ये बोला है ना कि जितनी भी ये प्राकृतिक संख्या आप देख रहे हो ये सभी जो होती है ये पूर्ण संख्या होती है। तो देखो कैसे। अच्छा प्राकृतिक संख्या यह है ना 1 2 3 4, अगर मैं इस जीरो को हटा लूं तो यह पूरा प्राकृतिक हो जाएगा। मतलब ये जितनी भी संख्या आपको लौक रही है ये सभी इसमें आपको मिल जाएंगी ना। तो आप कहोगे हाँ सर मिल जाएंगी। तो हम कह सकते हैं ना कि जितना भी प्राकृतिक संख्या है वो एक पूर्ण संख्या भी है। काहे कि ई जितना भी संख्या है ये आपका पूरा, ये जितना भी संख्या है ये इसमें भी आपका मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब प्रत्येक जो प्राकृतिक संख्या होती है वो एक पूर्ण संख्या भी होती है। मतलब ये हमारा जो कथन है ये सत्य हो जाएगा। ठीक है, अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। दूसरा देखिए, दूसरा बोला है कि 3/5 और नहीं जी, ये क्या मत, हाँ दूसरा ये है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ये हमको बताना है कि प्रत्येक जो पूर्णांक होती है वो एक पूर्ण संख्या होती है। तो चलो पूर्णांक लिख लो और पूर्ण संख्या लिख लो, फिर उसमें देखो क्या सही है कि नहीं। तो प्रत्येक पूर्णांक ना, अब पूर्णांक, हाँ तो पहले लिखना है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या क्या होती है जिसमें प्लस और माइनस दोनों वाली संख्या आ जाए। तो जैसे -3 ना, -2, 1 0 1 2 3 4 और ऐसे जाता रहेगा। उसके बाद पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होती है 0 1 2 3 4 5 6 7 और जाता रहेगा। ठीक है, अब मेरे भाई एक बात बताना, ये जितना भी संख्या दिख रहा है का इस, ये जितनी भी संख्या है आपकी ये सभी संख्या इसमें मिलेंगी। तो आप कहोगे नहीं सर, अगर मैं 0 1 2 3 4 5 का बात करूंगा तो ये सभी संख्या इसमें मिलेंगी, मैं मानता हूँ कि मिल जाएंगी। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि -2 जो पूर्णांक है क्या वो पूर्ण संख्या होगा, तो आप कहोगे नहीं सर, क्योंकि -2 पूर्णांक संख्या तो है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या में -2 कहीं आपको मिलबा नहीं करेगा ना। अगर ये सभी संख्याएं ना अगर इसमें भी मिल जाएंगी तब तो ये कथन सत्य है, अगर नहीं मिल रहा है तो कथन असत्य है।
तो आप देखोगे कि जीरो के बाद वाला तो मिल जाएगा, लेकिन जैसे ही हम लोग माइनस में आएंगे तो माइनस वाला संख्या इसमें नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए ये कथन हमारा भाई असत्य हो जाएगा बेटा। कोनो प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बढ़िया से मैं बताया हूँ आपको। तीसरा तीसरा देखो, तीसरा बोला है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये हमको बताना है कि जितनी भी परिमेय संख्या होती है, क्या वो एक पूर्ण संख्या होती है कि नहीं। तो सबसे पहले आप पढ़ो कि परिमेय संख्या, क्या पढ़ो, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है, बटे में संख्या। तो बटे में लिख दो कुछ संख्या को, लिख लिया। और 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये भी तो हमारी परिमेय है। उसके बाद पूर्ण संख्या ना, तो पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट जाता रहेगा, ठीक है। अब ये क्या बोला है कि जितनी भी परिमेय संख्या होती है वो एक पूर्ण संख्या होती है, ये हमको बताना है। तो होती हैं, आप मुझे बताओ। नहीं होंगी, क्यों? क्योंकि भाई ये हमारा 0 1 2 3 4 ये परिमेय संख्या है और ये पूर्ण भी संख्या होगा। लेकिन अगर मैं बटे का कोई भी संख्या ले लूंगा ना, तो वो पूर्ण संख्या में हमको मिल नहीं पाएगा, इसीलिए यह हमारा कथन असत्य हो जाएगा ना। क्योंकि पूरा संख्या आपको इसमें मिल नहीं पाएगा, ये तो संख्या मिल जाएगा इसमें, इतना संख्या इधर ये मिल जाएगा, लेकिन बटे वाला संख्या कहाँ पूर्ण संख्या में आएगा, नहीं ना आ पाएगा। इसका मतलब प्रत्येक जो परिमेय संख्या होता है ना, वो पूर्ण संख्या नहीं होता है, मतलब ये भी कथन असत्य है। क्या है, असत्य। तो भाई देखो, ये जो प्रश्नावली थी आपकी होती है खत्म, एकदम पूरा अच्छे से मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो भाई प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना भाई। तो मेहनत बहुत करो, अच्छे से पढ़ाई करो, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हमें कमेंट में अच्छा थोड़ा सा बता देना कि ये जो वीडियो है आपको कैसा लगा है, ठीक है। और कोई डाउट कोई परेशानी हो तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, हम आपको रिप्लाई पक्का से देंगे।